हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार, जिन्होंने अपनी जान दे दी। जान देने के बाद उन्होंने कई अफसरों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ जातिगत भेदभाव किया, उनको प्रताड़ित किया, उनको बहुत ज़्यादा हरास किया, जिसकी वजह से वो अपनी जान दे रहे हैं। जान देने के बाद उनकी पत्नी जापान दौरे से वापस लौटी और उन्होंने एक कंप्लेंट दी चंडीगढ़ पुलिस को। अब 2 दिन बीत गए थे उनकी मौत के बाद और अब जाकर इसमें FIR दर्ज हुई है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसमें किन के नाम हैं, कौन वो लोग हैं जो इस FIR में शामिल हैं। लेकिन ये FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन इस FIR में भी कुछ गलतियां हैं जो कि उनकी पत्नी ने वापस से रिक्वेस्ट किया है चंडीगढ़ पुलिस से कि उस खामियों को आप दूर करो, आप उसमें जो सेक्शंस हैं वो सही से लगाओ, जिन लोगों के नाम हैं वो सही से नाम लिखो, और जो नोट थी, आखिरी नोट जो था उनका सुसाइड नोट, उसको आप अटैच करो और रिसीविंग दिखाओ कि आपने वो रिसीव कर लिया है। आप उसके बारे में प्रॉपर बताओ कि आपको कहाँ से मिला था, क्या था, उससे जुड़े दस्तावेज आप उसमें अटैच करो। तो ये सब चीज़ थी, उन्होंने मांग की थी और उनकी मांग पर FIR तो दर्ज कर ली गई, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि किसी DGP के खिलाफ इतने सीरियस एलिगेशन लगे और उसमें FIR दर्ज हो रही है। क्योंकि हम NCRB की, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो बताता है, उसमें हमें हर साल डाटा आता है कि किस चीज़ को लेकर कितना क्राइम बढ़ रहा है, कितना क्राइम घट रहा है। तो NCRB की रिपोर्ट की अगर बात करें तो अगर कास्ट बेस देखा जाए, ST/SC कम्युनिटी के खिलाफ और अपराध देखा जाए इनके खिलाफ, तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ना कि कम हुए। तो अब ये बड़ा चिंता का विषय बन गया है कि इतने दिन से जब IPS अफसर वाई पूरन कुमार जब इन लोगों से लड़ रहे थे, जब ये अपनी बातें आगे रख रहे थे, तो इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही थी? क्या ये बात CM के संज्ञान में नहीं थी कि कोई ऑफिसर इतनी सारी कंप्लेंट कर रखा है, वो बार बार अपनी आवाज़ उठा रहे, क्या उसे एक भी बार बात करने की कोशिश की गई? क्या उसकी जो परेशानी थी वो सुनने की कोशिश की गई? क्योंकि वो बार बार आरोप लगा रहा था कि जब उसका DGP से पंगा हुआ, जब उसने कंप्लेंट की DGP के खिलाफ, जो एक्स DGP थे मनोज यादव, उसके बाद से उनके आसपास के जितने भी लोग थे जो उनके बैच से थे, बैच भी बड़ा मैटर करता है, जो उनके बैच से थे वो भी इन्हें परेशान कर रहे थे। और ये दलित जाति से थे, उस वजह से इन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था और टारगेट इतना ज़्यादा हुआ कि इन्होंने जान दे दी। तो हम शुरुआत करेंगे पहले FIR कॉपी से। तो मेरे पास वो FIR कॉपी है और हम उसमें देखेंगे कि FIR में क्या कुछ लिखा है। ये जो FIR है वो चंडीगढ़ में ही रजिस्टर्ड हुई है, क्योंकि इनका घर चंडीगढ़ में था। और इसमें जो सेक्शन लगाए गए, 3 सेक्शंस इसमें ऐड किए गए। जो पहला है भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 108, फिर दूसरी है BNS की धारा 305, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट धारा है, अब क्योंकि 108 जो है अमेंडमेंट टू सुसाइड है, और जो तीसरी धारा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ST/SC एक्ट 1989। और इसमें जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो 301/R। ये जो सेक्शन है, इसी पर जो इनकी पत्नी है उन्होंने आपत्ति जताई है कि सेक्शंस दूसरे लगने चाहिए थे। दूसरी चीज़, ये ट्यूसडे को ये जो FIR है वो दर्ज हुई, FIR कॉपी जो है, और इसकी तारीख है 7/10/2025। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी। अब एक कॉलम आता है नीचे जिसमें लिखा होता है कि डिटेल ऑफ नॉन सस्पेक्टेड अननोन अक्यूज विथ फुल पार्टिकुलर्स। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी अक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, उनके नाम इसमें आते हैं और उनके बारे में सब चीज़ें होती हैं। लेकिन वो कॉलम पूरी तरीके से खाली है। मतलब मैं अगर नॉर्मल FIR देखो तो ऐसा होता है कि उसमें आपको लिखना पड़ता है कि आरोपी नंबर 1, 2, 3, 4, और उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो उसके बगल में जस्ट ऐड ऑन होती है। अब इसमें जो FIR दर्ज की गई है वो मतलब किस बिहाफ पे दर्ज की गई है, तो उस पर लिखा गया है नेम में एज पर फाइनल रिपोर्ट। मतलब जो उनका आखिरी जो सुसाइड नोट था उसके आधार पर इन्होंने FIR दर्ज की है। वहीं जो उनकी वाइफ की कंप्लेंट थी, उस कंप्लेंट को भी इसमें जोड़ा गया है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में जो कंटेंट है उसमें उनकी वाइफ की कंप्लेंट और दूसरी तरफ उनका जो सुसाइड नोट था उसे उन्होंने ऐड किया है। इसके बाद FIR दर्ज होने के थोड़ी देर बाद ही उनकी पत्नी एक खत लिखती हैं SSP
चंडीगढ़ को और चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर को। उसमें वो कहती हैं कि जो एफआईआर है वो इनकम्प्लीट है, मतलब अधूरा है एफआईआर, पूरे उसको उसमें सही सेक्शंस नहीं लगाए गए। उनका आरोप है, पहला आरोप क्या है कि इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अक्यूज नेम, जो अक्यूज्ड है उन लोगों का नाम सही तरीके से ऐड नहीं किया गया है। और उनका जो कॉलम 7 बोलता है, जैसे कि मैं भी एफआईआर पढ़ रहा था तो मैंने बताया कि आपको कि उसमें जो कॉलम 7 है उसमें सही से नाम आना चाहिए सब अक्यूज का, लाइन से कि कौन कौन अक्यूज है, क्या क्या उनके ऊपर चार्जेस हैं, वो उन्होंने नहीं ऐड किए। फिर डाइल्यूटेड सेक्शन ऑफ ST/SC एक्ट, मतलब जो ST/SC एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो जो सेक्शंस लगने चाहिए थे वो नहीं लगाए गए, बल्कि जो इसमें नहीं लगाना चाहिए था वो लगाया। जैसे इसमें इन्होंने लगाया है सेक्शन 3, मैं बता रहा हूँ जो एफआईआर कॉपी में उन्होंने सेक्शन लगाए हैं वो है सेक्शन 3.1.R, लेकिन जो सेक्शन लगाने चाहिए थे वो थे 3.2.V, ये वाला सेक्शन लगाना चाहिए था। और इसमें उम्र कैद तक की सज़ा है, आजीवन कारावास तक की सज़ा, जितना मैंने पढ़ा है मुझे मालूम है कि इसमें सज़ा लंबी है और ये सेक्शंस लगाने चाहिए थे जो कि नहीं लगाए गए हैं। और इसमें जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो है 3/1.R। अब इन्होंने लिखा है कि जो फाइनल रिपोर्ट है उसकी रिसिप्ट नहीं दी गई है कि फाइनल रिपोर्ट इन्हें मिला है, उसे सर्टिफाई करके कॉपी इन्हें नहीं दिया गया है कि इसका वेरिफिकेशन हो जाए, रिकॉर्ड में मेंटेन हो जाए कि ये रिकॉर्ड में मेंटेन है कि एफआईआर ये हमें सुसाइड नोट उन्हीं के पास से मिला, उसको प्रॉपर अटैच कॉपी करके दिया जाए। लेकिन अभी तक उन्हें रिसीविंग नहीं मिली है, इसकी बात वो कह रही हैं। और वो कह रही हैं कि तुरंत इंटरवीन करना चाहिए सीनियर ऑफिसर्स को और करेक्शन करना चाहिए एफआईआर में, और उसकी फाइनल उस एफआईआर को आप एफआईआर में करेक्शन करने के बाद तुरंत बताना चाहिए। देखिए पत्नी जो है वो खुद भी एक IAS ऑफिसर है, तो उन्हें पता है कि कहाँ खामियां हो सकती हैं। एफआईआर कॉपी भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कोर्ट में आगे जाकर इस पर केस होगा, इस पर बहस होगी और अब इस पर मांग भी की जाएगी इनके वकील की तरफ से कि इन लोगों को अरेस्ट करो और इनसे पूछताछ हो। अब देखना होगा कि इसमें एफआईआर दर्ज तो हो चुका है, लेकिन अभी भी जो ऑफिसर्स हैं वो अपने पद पर काबिज है। अगर कोई बड़ा ऑफिसर अपने पद पर काबिज है तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उसके खिलाफ जांच कैसे होगी? तो उसके लिए तो पहले तो उसे पद से हटाना चाहिए। तो और इतने सीरियस एलिगेशन एक DGP पे लगे हैं, एक SP पे लगे, तो उन्हें पहले तो छुट्टी पे भेजना चाहिए, उन्हें पहले पद से हटाना चाहिए, जिसके बाद इसमें जांच होनी चाहिए। इंक्वायरी में जो कुछ निकल कर आए, अरेस्टिंग, अब देखिए जिसमें ST/SC एक्ट है वो तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो क्या इनकी अरेस्टिंग होगी? क्या इन्हें टाइम दिया जाएगा कि ये जाए एंटीसिपेटरी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट? क्योंकि अभी इनके तरफ से भी मुझे लग रहा है ये जाएंगे और एंटीसिपेटरी बेल के लिए ये अप्लाई करेंगे। एंटीसिपेटरी बेल में शायद कुछ ऑफिसर्स को बेल मिल भी जाए, लेकिन वही सवाल है कि अभी तक इतने सीरियस एलिगेशन के बाद भी ये जो 2 मुख्य ऑफिसर हैं जिनके ऊपर उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था, जो हरियाणा के DGP और जो SP रोहतक है, इन के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? एक्शन इन मीन्स इनको आपको पद से तो हटाना चाहिए था। आप वैसे तो किसी SHO पर कोई इल्ज़ाम लग जाता है तो आप तो तुरंत उसे लाइन हाजिर कर देते हो। इनके केस में क्यों नहीं ऐसा हो रहा, ये भी देखना चाहिए सरकार को। और सबसे अहम चीज़ कि जब ये इतने सालों से कंप्लेंट करते आ रहे थे और ये बता रहे थे कि बार बार मेरे साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, इन सब चीज़ों से मैं परेशान हूँ, कभी CM ने इनसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की और समझने की कोशिश क्यों नहीं की? आज मैंने देखा कि रामदास आठवले वैसे तो बहुत बड़े नेता बनते हैं कि वो ST/SC कम्युनिटी, दलित समाज के लिए खुलकर लड़ते, वो उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने एक बयान भी दिया कि CGI के ऊपर जो जूता फेंका गया इसलिए फेंका गया कि स्वर्ण जाति के लोग को अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई दलित जाति से वहाँ उस सीट पर बैठा है। लेकिन जिसने जूता फेंका था, जिस शख्स ने जूता फेंका था, उसने सामने आकर कहा कि मैं खुद दलित जाति से हूँ और मेरा ये खबर बिल्कुल गलत है कि मैं पिछड़ी जाति से हूँ। तो ये बात तो रही, लेकिन वो अभी तक जो IPS वाई पूरन कुमार हैं उनके घर पर नहीं गए, उनके परिवार से उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने मांग नहीं की कहीं भी कि इन जो आरोपी ऑफिसर से उनके खिलाफ एक्शन हो। क्यों? वहाँ BJP की सरकार है इसलिए, और वो उनके गठबंधन में, NDA गठबंधन में, बस इसलिए वहाँ वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, वहाँ वो जा नहीं रहे परिवार के पास। ऐसे नेताओं के लिए भी मुझे बड़ा दुख लगता है कि ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ ज़रूरत है
आईपीएस को, उनके परिवार को सपोर्ट की, वहाँ वो लोग नहीं है। वैसे सीएम खुद पहुँचे थे और सीएम ने आश्वासन दिया है उनकी पत्नी को, उनको कहा है कि जो भी इसमें आरोपी होंगे, जो भी इसमें लोग शामिल होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए हमने जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ये परेशान किन किन चीज़ों से थे, और उन्होंने अपने जो नोट में जो ये उन्होंने नोट लिखा था 8 पन्नों का, उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ था वो 8वें नंबर पैराग्राफ, 8वां जो पेज था उसमें जो आखिरी पैराग्राफ था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के जो डीजीपी हैं और एसपी रोहतक है, ये मिलकर इन्हें एक फॉल्स मुकदमे में, यानी झूठे मुकदमे में फंसाना चाह रहे थे, और इनकी छवि को, जो इन्होंने छवि बना रखी थी एक ऑनेस्ट ऑफिसर की, उसको ये ख़राब करना चाह रहे थे। लेकिन मामला था क्या, देखिए ये मतलब आपको बता रहा हूँ शुरुआत से। अभी ये जिस अपने कुछ दिन पहले यानी उस 29 सितंबर को सरकार ने वाई पूरन कुमार को रोहतक रेंज आईजी पद से हटाकर पीटीसी सुनेरिया में ट्रांसफ़र कर दिया था। पीटीसी यानी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। पहले रोहतक रेंज के आईजी थे, इंस्पेक्टर जनरल। अब क्या हुआ कि पुलिस विभाग इसे कह रही थी वैसे कि पनिशमेंट ट्रांसफ़र है। अब इसके कुछ दिन बाद ही, यानी 2 दिन पहले, मतलब ट्रांसफ़र के कुछ दिन बाद और मौत से 2 दिन पहले, अर्बन स्टेट थाने में गनमैन, जो इनका गनर था, गनमैन सुनील कुमार के खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। एक लीकर व्यापारी ने, मतलब एक लीकर बिजनेसमैन ने जो शराब का कारोबार करता था, उसने एफआईआर दर्ज करवाई। और एफआईआर में आरोप था कि इसने 2 से 2.5 लाख रुपए की मंथली रिश्वत मांगी है। और मंथली रिश्वत किस लिए, कि तुम्हें इस एरिया में काम करना है तो तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो कंप्लेंट थी ना, ये कंप्लेंट थी जून जुलाई के समय की। मतलब इतनी पुरानी कंप्लेंट पे एफआईआर कब दर्ज हो रहा है, जब इनका ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसफ़र होने के बाद एफआईआर दर्ज हो रही है, और एक ही दिन 6 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है, 6 तारीख को पुलिस वाले की अरेस्टिंग होती है, और 6 तारीख को ही वो बता देता है कि ये मैं कर रहा था आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के कहने पर, जब वो रोहतक के आईजी थे। इसमें एक ऑडियो क्लिप भी है एफआईआर में, वो ऑडियो क्लिप हमारे पास नहीं है, तो उस ऑडियो क्लिप में क्या है हमें नहीं पता। एक ऑडियो क्लिप है जो सुनील से बातचीत के सामने है। लेकिन सुशील जो है, सुशील की बातचीत समझ लीजिए, मान लीजिए उस बिजनेसमैन से, उस लीकर बिजनेसमैन से हो भी रहा था। क्या इतना सबूत काफ़ी था कि आप एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर का नाम एफआईआर में डाल दो? आपने डाल दिया, और बाकायदा आपने अरेस्ट भी कर लिया इस गनर को, और इसको आपने जेल भी भेज दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्होंने जो बात कही है आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट पे, कि ये मुझे फंसाने की साजिश थी, और पूरी तरह से इस साजिश में जो आईजी रोहतक हैं अभी हाल फिलहाल में, एसपी रोहतक, सॉरी आईजी रोहतक पर एसपी रोहतक, उनका हाथ है, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ भी कंप्लेन कर रखी थी, उनके खिलाफ भी कई कंप्लेन कर रखी थी। और जो हाल फिलहाल में जो डीजीपी हैं वहाँ के शत्रुजीत जी, उनके खिलाफ भी कंप्लेन कर रखी है। मतलब आईपीएस पूरन कुमार ने इन सभी के खिलाफ कंप्लेन कर रखी थी, ऐसा आरोप था इनका। और इस कंप्लेन के आधार पर उन पर ना कोई एक्शन हुआ, लेकिन इन्होंने ही उनका झूठा नाम इस केस में फंसा दिया पूरी प्लानिंग के तहत। अभी देखना होगा, ये तो जांच का विषय है। दोनों ने बोला, ये मतलब इनके तरफ से ये आरोप है कि ये जांच में फंसाए गए, और मतलब झूठे आरोप में फंसाए गए। लेकिन जांच होगी, जांच में जो कुछ निकल कर सामने आएगा वो सबके सामने होगा। और अभी तक इस मामले में यही अपडेट है, ना डीजीपी ना एसपी, दोनों में से अभी तक किसी को पद से नहीं हटाया गया है। दोनों पद पर काबिज हैं। अगर ऐसे में बड़ा ऑफिसर पद पर काबिज है तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, फेयर, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि ऐसे तो इन्वेस्टिगेशन कहीं होती नहीं। कोई ऑफिसर, आपको याद होगा मुंबई का केस जहाँ करप्शन के आरोप लगे थे होम मिनिस्टर पर, तो होम मिनिस्टर को पहले पद से हटाया गया था उनके खिलाफ, फिर उनकी अरेस्टिंग हुई थी। इस हिसाब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ था और कोर्ट में अब मामला चल रहा है, उनकी बेल भी हो गई। तो ऐसे ही ये मामले में भी अभी तक ना कोई सस्पेंशन हुए, ना कि किसी को पोस्ट से हटाया गया है, ना किसी को छुट्टी पर भेजा गया है। बस पद पर सब हैं और एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में भी कई गलतियां उनके पति ने बता दी हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि ये मुद्दा आगे जाकर क्या रुख लेता है, क्योंकि इस पर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी से लेकर कई बड़े दिग्गज नेताओं ने इस पे कमेंट किया है और ट्वीट किया है। वो सरकार से मांग करें कि जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस पर आपके क्या व्यू पॉइंट है ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।